वेलकम बैक टू इनवॉक्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। काफी सारे बच्चों को ना जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आते कि ये है क्या, इनको याद कैसे करें। आज की इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के लिए जो टर्म्स है ना, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, इनको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि जिंदगी में आप ये भूल ही नहीं पाएंगे कि अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो इनका मतलब क्या है। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में हम वो टर्म्स देखने वाले हैं, वो कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं जो आपके जीटी के पेपर में पूछे जा सकते हैं, यानी कि सीयूईटी 2024 में जो आपका जीटी का पेपर होगा उसके अंदर ये आपके पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स आते हैं जीके में, ठीक है, तो आज हम वो देखेंगे। सबसे पहले अगर हमें ये टर्म्स समझने हैं तो इसके लिए आपको चार चीजें समझनी पड़ेगी। वो चार चीजें क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको ग्रोस समझना होगा, ठीक है, आपको समझना होगा नेट, फिर आपको समझना होगा डोमेस्टिक, और एक आपको समझना होगा नेशनल। ठीक है, ये चार वर्ड्स अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आप कभी भी मात नहीं खाओगे। इनको समझने में, इनको एक्सप्लेन करने में आपको पता चल जाएगा चारों में क्या डिफरेंस है बेसिकली। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कैसे। जब हम बात करते हैं जीडीपी की, देखिए जीडीपी, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक, एंड पी का मतलब होता है, एक और मैं लिख देता हूं यहां पे, आपका प्रोडक्ट। ठीक है, आपका हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जब मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं तो जीडीपी होता क्या है? बेसिकली जीडीपी को अगर मैं समझाऊं तो कोई भी गुड्स या सर्विस एक टाइम पीरियड, बेसिकली एक साल का टाइम पीरियड मान लीजिए। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, इसके अंदर जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हो वो काउंट की जाती है जीडीपी में। ठीक है, अब कौन सी, बेसिकली ग्रोस की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं टोटल वैल्यू जो है, उसमें हम कुछ काट पीट नहीं करेंगे, टोटल वैल्यू की बात करेंगे। जब मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं तो डोमेस्टिक का मतलब है एक टेरिटरी के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर। फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो एक डिस्ट्रिक्ट की टेरिटरी है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी सर्विस या फिर कोई भी आपका गुड्स का प्रोडक्शन होगा वो उसकी जीडीपी होगी। एक स्टेट की अगर मैं बात करूं तो एक स्टेट की भी टेरिटरी है, उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है वो स्टेट की जीडीपी होगी। और कंबाइन जब हम सारे स्टेट्स को मिला देते हैं तो एक नेशन की टेरिटरी हो जाती है। जैसे एक इंडिया हो गया, इंडिया के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जाएगा उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। ठीक है, अब मैंने कहा मैं आपको ये चार टर्म्स एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं ग्रोस की बात करूंगा तो ग्रोस की बात करते ही आप समझ जाना मैं टोटल वैल्यू की बात कर रहा हूं। अब मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल देखिए आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, जैसे मान लो टी, आप टी बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं आप। ठीक है, चाय बेच रहे हैं और चाय के साथ तो हमारे इमोशंस काफी ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा चाय तो ऐसी चीज है कि आप इसको तो भूल ही नहीं सकते, हर किसी के घर में चाय मिल जाएगी। ठीक है, तो चाय का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, सपोज मान लो आपने क्या काम करा, 10 रुपए की एक चाय बेची। ठीक है, 10 रुपए की चाय अगर आप बेच रहे हैं तो इसमें आपने क्या काम किया है? जब आप इसका प्रॉफिट देख रहे हैं ना, फाइनल टोटल प्रॉफिट देख रहे हैं, उस वक्त आपने क्या काम किया है? आपने इसके अंदर जो लागत लगी है ना या कुछ भी चीज है वो काटी नहीं है। सपोज मान लो आप इसको टोटल 10 में ही देख रहे हैं। सपोज चाय बनाने में जो कॉस्ट आई है, लागत आई है, वो 7 रुपए आई है, तो टोटल आपका प्रॉफिट कितना हो गया? ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 3 रुपए का। अगर मैं बात करूं कि ग्रोस इनकम कितनी हुई तो आपकी 10 रुपए की आपकी ग्रोस इनकम हुई है। अगर मैं नेट इनकम की बात करूंगा तो नेट इनकम आपकी कितनी हो गई है? नेट इनकम हो गई है आपकी कितनी? 3 रुपए। यानी कि हम ऐसे फैक्टर्स को काट देते हैं ताकि फाइनल जो हमारा आउटपुट हो वो कंसिडर कर सके। ठीक है, समझ गए? अब मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, आपने ग्रोस और नेट का मतलब समझ लिया। ठीक है, ग्रोस और नेट का मतलब समझ लिया। अब बात करते हैं डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक और नेशनल की बात करते हैं।
डोमेस्टिक समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक ये दो टर्म समझ लीजिए। आपको एक रेसिडेंट, ठीक है, रेसिडेंट वर्ड समझ लीजिए, एक सिटीजन वर्ड समझ लीजिए, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि एक अमेरिकन है, वो इंडिया के अंदर रह रहा है, तो वो इंडिया में रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन क्या वो सिटीजन है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक उसको इंडिया की सिटीजनशिप ना मिल जाए, पासपोर्ट ना मिल जाए, या गवर्नमेंट एक पेपर के थ्रू बता ना दे कि अब से ये इंडिया का सिटीजन है, तब तक वो सिटीजन नहीं हो सकता। तब तक वो क्या होगा? वो हमारे कंट्री में रह तो रहा है, तो वो रेसिडेंट है, ठीक है। समझेंगे क्या? रेसिडेंट है, सिटीजन नहीं है। अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां का सिटीजन भी हूं, मैं यहां का रेसिडेंट भी हूं, ठीक है, तो वो मैं इस कैटेगरी में भी आ जाऊंगा और मैं इस कैटेगरी में भी आ जाऊंगा। तो अब इसको मैं बता क्यों रहा हूं, मैं आपको वो भी बता देता हूं। जब मैं डोमेस्टिक की बात करूंगा, तो डोमेस्टिक की बात करते ही इसका मतलब यह है कि मैं बात कर रहा हूं रेसिडेंट्स की भी और सिटीजन्स की भी। यानी कि जो कोई लोग इंडिया के अंदर रह रहे हैं, इंडिया के अंदर कोई भी सर्विस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर आपके यहां पे रहकर कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का, वो सब रेसिडेंट्स में भी आ जाएंगे, आपके सिटीजन में भी आ जाएंगे, उन्हें बोलेंगे डोमेस्टिक। लेकिन जब मैं सिर्फ नेशनल की बात करूंगा, मैं सिर्फ रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे सिटीजन्स की भी बात कर रहा हूं। सिटीजन की बात कर रहा हूं तो सिर्फ इंडियंस को काउंट करेंगे, चाहे वो इंडिया के अंदर रह रहे हो या इंडिया के बाहर रह रहे हो, ठीक है। लेकिन वो लोग जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, ठीक। अब आपको इसका समझ में आ गया, ग्रोस, नेट, डोमेस्टिक एंड नेशनल। अब बात करते हैं हम जीडीपी की। जीडीपी का मैंने आपको क्या बताया? जीडीपी का मैंने आपको बताया कि एक टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, टाइम पीरियड के अंदर आपकी गुड्स एंड सर्विस जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो हम काउंट करते हैं जीडीपी के अंदर, ठीक है। अगर हम मैं बात करूं एनडीपी की, ठीक है, एनडीपी को हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब मैं एनडीपी की बात कर रहा हूं तो मैंने यहां पे क्या काम किया? मैंने यहां पे एक काम किया है कि मैंने जीडीपी से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया है, और तब जाके मेरा क्या आया है? एनडीपी, ठीक है। जीडीपी से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है एनडीपी। अब डेप्रिसिएशन माइनस क्यों किया है? मैंने क्या कहा आपसे कि ग्रोस से नेट की तरफ जाने के लिए आपको क्या करना होगा? जो अदर फैक्टर्स है उनको हटाना होगा। अब डेप्रिसिएशन होता क्या है? जैसे आपने एक गाड़ी ली, मान लो एक गाड़ी ली, गाड़ी जैसे आपने शोरूम से खरीदी, शोरूम से खरीद के बाहर लेके आते उसकी वैल्यू घट जाती है। सपोज मान लो कि आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी है, शोरूम से निकलते ही वो 9.5 लाख की हो गई। कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि 10 के 10 में खरीद लेगा, वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। ऐसे ही हर साल गाड़ी की कीमत घटती चली जाएगी, 8 लाख हो गई, 7 लाख हो गई, 6, 5, ठीक है। मान लो 10 साल का रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का, तो वैल्यू घटती चली जाएगी। तो हर साल जब कोई भी एसेट में, किसी भी एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने रेलवेज खरीदी है, एयरप्लेन खरीदा है, या फिर गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपनी गाड़ियां खरीदी है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, जो हमने प्रोडक्ट खरीदा है, उसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है, और हर साल जो होती है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती चली जाती है, तो इसको हम कहते हैं डेप्रिशिएशन। ग्रोस से नेट निकालने के लिए हमेशा हम डेप्रिशिएशन करेंगे, ठीक है। डेप्रिशिएशन करेंगे तभी जाके हमारा ग्रोस से क्या निकल के आएगा? नेट निकल के आएगा। तो आपको समझ में आ गया जीडीपी में क्या कर रहे हैं, ठीक है। जीडीपी तो आपका नॉर्मल क्या हो गया? एक टाइम पीरियड के अंदर जो भी आपका गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम एनडीपी निकालेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालेंगे, तब क्या करेंगे? तब इसमें हम क्या काम करेंगे? माइनस कर देंगे डेप्रिशिएशन को, ठीक है। डेप्रिशिएशन माइनस कर दिया। अब आपको यह समझना होगा कि जब देखिए इसमें दो टर्म आ रहे हैं, एक ग्रोस आ रहा है, एक डोमेस्टिक आ रहा है। यहां पे नेट आ रहा है, यहां पे डोमेस्टिक आ रहा है, ठीक है। जब मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं ना, अगेन याद कीजिए, डोमेस्टिक में ये क्या कह रहा हूं मैं रेसिडेंट्स की बात कर रहा हूं। यानी कि डोमेस्टिक का मतलब हो गया इंडिया के अंदर जो भी रेसिडेंट्स है, चाहे वो इंडियंस है, नॉन इंडियंस है, जो भी है, उसकी बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की। अगेन ये वाला ग्रोस और यहां पे आ गया नेशनल, ठीक है। जब मैं ग्रोस की बात क्या कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? मैं टोटल वैल्यूज की बात कर रहा हूं। और जब मैं नेशन की बात कर रहा हूं तो क्या काम कर रहा हूं? सिर्फ इंडियंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। नेशनल, इंडियन नेशनल्स की बात कर रहा हूं। तो अब क्या काम करेंगे हम यहां पे? इसके लिए हम सिंपल क्या काम करेंगे?
जीडीपी में क्या काम करेंगे, प्लस माइनस एनएफएआई, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। अब आप कहेंगे सर ये नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या है? बेसिकली इसमें क्या होगा, जीडीपी में, इस जीडीपी में क्या काम करेंगे हम, इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे हम, इसमें ऐड करेंगे इनकम ऑफ इंडियंस और माइनस क्या करेंगे, इनकम ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है, फॉरेनर्स जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, जो इंडिया में है, ठीक है सॉरी, जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, यानी कि नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड में सिर्फ इंडियंस का काउंट करेंगे, तब जाके हमारा क्या निकल के आएगा, तब हमारा निकल के आएगा क्या, जीएनपी, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि हम नेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आपका निकल के आएगा। तो क्या काम कर रहे हैं हम जीएनपी के लिए, जीडीपी प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ठीक है, इसको याद रखेंगे तो आपका जीएनपी आ जाएगा। अब हमें क्या काम करना है, एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट के लिए मैंने क्या बताया, नेट के लिए हम क्या काम करेंगे, हमेशा ग्रोथ से नेट की तरफ जाने के लिए, यानी कि डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस, यानी कि हमारा जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, हमारा एनएनपी, ठीक है, एनएनपी को बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये हमारी एक्चुअल वैल्यू निकल के आती है कि इंडियंस की नेशन के बेस पे कि कितनी वैल्यू है। अब इसको हम एक और टर्म से डिनोट करते हैं, नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम। आपका जो एनएनपी होता है ना, उसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। अब आपको जीडीपी समझ में आ गया, जीडीपी आ गया, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। जीडीपी से एनडीपी की तरफ जाने के लिए क्या काम करेंगे हम सिंपल डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एनडीपी से जीएनपी की तरफ जाने के लिए क्या काम करेंगे, एनडीपी से जीएनपी, पहले तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहां पे अब देखिए, इसको एनडीपी से ना निकाल के आप इसको किससे निकाल सकते हैं, जीडीपी से। क्यों, क्योंकि जीडीपी से आपको क्या फायदा हो जाएगा कि जब जीडीपी से निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा कि जीडीपी प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ठीक है, ये आपको करना होगा, तो आपका जीएनपी आ जाएगा। जब हम एनएनपी निकालेंगे तो एनएनपी निकालने के लिए क्या काम करेंगे, ये जो जीएनपी है ना, जीएनपी में क्या काम कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, तो आपका एनएनपी आ जाएगा, ठीक है, आपका एनएनपी आ गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। ऑलराइट, नेक्स्ट अब बात करते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, कि इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिमांड एंड सप्लाई आपको समझना पड़ेगा। आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। अब मैं आपको इसको बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा, कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कॉलोनी में ना एक टमाटर बेचने वाला आया, टमाटर बेचने वाला आया, उसके पास बहुत सारे टमाटर है, लेकिन खरीदने वाले क्या है, बहुत ज्यादा कम है। यानी कि डिमांड क्या है, बहुत कम है, सप्लाई क्या है, बहुत ज्यादा है। तो आपका प्राइस क्या होगा उस कॉमोडिटी का, उस कॉमोडिटी का प्राइस क्या हो जाएगा, बताइए, कम हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि डिमांड है ही नहीं, सप्लाई ज्यादा है। तो उसके टमाटर खराब हो रहे होंगे, तो वो क्या काम करेगा कि सस्ते से सस्ते में बेचने की कोशिश करेगा ताकि सब खरीद सके और उसका कम से कम नुकसान हो, ठीक है, और कम से कम नुकसान हो, इस वजह से क्या होगा, उसका प्राइस गिर जाएगा। लेकिन अगर समझिए डिमांड ज्यादा है, टमाटर खरीदना बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन सप्लाई कम है, तो क्या होगा कि सपोज मान लो गली में आएंगे, वो बोलेगा कि नहीं अपनी मर्जी से देगा, रेट अपनी मर्जी से देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसे पता है वो कितने भी महंगे दे, 10 रुपए किलो दे, 11 दे या 12 दे, लोगों को जरूरत है, खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट में डिमांड है। तो उस टाइम पे क्या होगा, प्राइस क्या होगा, उस चीज का बढ़ जाएगा। तो जब भी किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा, अगर ये इक्विलिब्रियम जो है डिमांड एंड सप्लाई का, ये डिस्टॉर्ट होता है, ये इक्विलिब्रियम बिगड़ता है, ठीक है, यानी कि इक्वल डिमांड और इक्वल सप्लाई नहीं रहती। अगर सप्लाई कम ज्यादा और डिमांड कम ज्यादा होती है, उस बेस पे अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है किसी भी चीज का, तब क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन होगा।
अगर उसी डिमांड एंड सप्लाई के इक्विलिब्रियम के बिगड़ने पे अगर प्राइस कम हो रहा है किसी भी चीज का, तब क्या होगा? आपका डिफ्लेशन होगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे इकोनॉमिक्स में, जिसके बेस पे हमारी पूरी इकोनॉमी रन करती है। ऑलराइट, बाद में हम जब इसके और भी अच्छे से वीडियोस बनाएंगे ना, तब और भी टॉपिक्स कवर करेंगे, तब मैं वहां पे और भी डिटेल में समझाऊंगा। अभी धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे आपको छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा मैं। ठीक है, नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट। आपने सुना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। ये भी मैं आपको बता देता हूं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीओपी भी कहते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी क्या कहते हैं? बीओपी भी कहते हैं। अब बीओपी में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जब हम ट्रेड करते हैं, मान लो इंडिया का ट्रेड हो रहा है किसके साथ? चाइना के साथ। ठीक है, चाइना के साथ हो रहा है। अब क्या काम करेंगे यहां पे? सपोज इंडिया ने 10 रुपए का कुछ सामान मंगाया। कहां से? 10 रुपए का सामान मंगाया चाइना से। ठीक, और इंडिया ने चाइना को सामान भेजा 12 रुपए का। ठीक है, इंडिया ने चाइना को सामान भेजा 12 रुपए का। तो कितने रुपए का डिफरेंस है यहां पे? 2 रुपए का। यानी कि अब मैं इसको एक और नहीं समझ में आ रहा होगा, काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस टर्म में नहीं समझेंगे। ऐसे समझिए कि आपने अपने दोस्त से 10 रुपए उधार लिए। ठीक है, आपने अपने दोस्त से 10 रुपए उधार लिए और आपके दोस्त ने आपसे 12 रुपए उधार लिए। तो 2 रुपए, अब 10 रुपए तो काट दीजिए कि ठीक है आपने दिए थे 10 रुपए, 10 रुपए कट गए। अब 2 रुपए उधार किस पे हो गए? आपके दोस्त पे हो गए। उसी तरीके से यहां पे क्या होगा? ये 2 रुपए इंडिया का बेनिफिट हो गया, क्योंकि इंडिया ने मंगाया कम है, भेजा ज्यादा है, जिसकी वजह से चाइना को अभी भी क्या कम करना है? 2 रुपए देने हैं। ठीक है, 2 रुपए देने। अब जब ऐसे सरप्लस होता है वो कहां जाता है? ये अमाउंट हमारा चला जाता है फॉरेक्स रिजर्व में। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व में हमारा ये अमाउंट चला जाता है। अब इसको अपोजिट कर दो। अब अपोजिट कैसे कर दो? देखो अपोजिट कैसे करेंगे? अपोजिट ऐसे करेंगे कि इंडिया ने 12 रुपए का सामान मंगाया चाइना से, लेकिन भेजा एक्सपोर्ट कितने का किया? यानी कि इंपोर्ट किया है 12 रुपए का। ठीक है, और एक्सपोर्ट कितने का किया है? 10 रुपए का। तो अभी इंडिया को और कितने रुपए देने हैं? चाइना को 2 रुपए देने हैं। अब जब ये 2 रुपए देने हैं तो ये कहां से देगा? फॉरेक्स रिजर्व से। अगेन ये जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, इससे वो 2 रुपए की पेमेंट करेगा। जब ये पेमेंट कर देगा ना ये 2 रुपए की, तो वो नेट क्या होगा? 0 हो जाएगा। यानी कि ना ही अब कुछ लेना और ना ही अब कुछ देना। यही जो होता है, ये जो नेट 0 होता है, इस नेट 0 को करने के लिए जो होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। यानी कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू एक बैलेंस बनाना है कि ना ही हमें कुछ लेना ना ही कुछ देना, हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट कहां से करते हैं? फॉरेक्स रिजर्व से। आपने काफी बार न्यूज में सुना होगा कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया है या इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व घट गया है। तो वो यही होता है कि जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड करते हैं, तब क्या होता है? अगर इंडिया के पास पैसा आना है, सरप्लस हो जाता है, तो वो सरप्लस फॉरेक्स में चला जाता है, और फॉरेक्स में जाने के बाद फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाता है। अब सपोज मान लो हमने इंपोर्ट क्या किया है? ज्यादा किया है, और एक्सपोर्ट कम किया है, तो तब क्या होगा? हमें अमाउंट की पेमेंट करनी होगी बाहर। जब हम बाहर पेमेंट करेंगे तो कहां से करेंगे? फॉरेक्स से करेंगे। जब फॉरेक्स से पेमेंट करेंगे तो फॉरेक्स क्या होगा? हमारा घटेगा। ऑलराइट, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे फिर से इसको बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगेन नहीं आ रहे हैं तो कमेंट में बताइए। ऐसे ही और भी इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, जो आपके जीटी के लिए काफी हेल्पफुल है। अगर आप सीयूईटी 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, काफी सारे जो आपके डोमेन्स हैं, आपके जीटी का पेपर है, उनके लिए तो आप 2 चीज कर सकते हैं। एक, प्ले स्टोर पे जाके आप यूनिमॉन्क्स की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, आप जो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। ऑलराइट, अगर आप ऐसी वीडियो और भी चाहते हैं तो यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।